नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, तो सबसे पहले समझना चाहूँगा किस तरीके से इस चैलेंज को देखते हैं। स्वाभाविक है, जो भी काम की जिम्मेवारी मिलती है वो जिम्मेवारी को हम कैसे लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सीखे हैं कि हमारे लिए पद ये कोई शौक का विषय नहीं है, कोई मोबा का स्थान नहीं है, लेकिन हमारे लिए साधन है। तो हमें जो दायित्व मिला है वो दायित्व को साधन का उपयोग करते हुए हम जनता की सेवा कैसे करें। नरेंद्र भाई मोदी ने जो गोल तय किए हैं, अपनी बात में जो विषय रखते हैं, उसके मन में है कि हमारा देश का डेवलपमेंट हो। तो मुझे जो पोर्टफोलियो मिले हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो वो क्षेत्र में मैं प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा को कैसे पूरा करने में मेरा सहयोग हो, उसके लिए मेरा मन मस्तिष्क काम कर रहा है। और मुझे मेरी ज़ात पर विश्वास है कि हमारे जो सीनियर मिनिस्टर है हमसे जो अपेक्षा रखेंगे और उसका सहयोग से मैं हमारा सभी पोर्टफोलियो के संदर्भ में लास्ट 1 महीने से मैं लगातार उसका अभ्यास कर रहा हूँ। रात को 11 बजे तक बैठकर उसका प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, जैसे कि पहले मैं समझ लूँ। एक बार हम समझेंगे, बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे, और जब हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं थे। आज मैंने सब कुछ ठीक से समझ लिया है और फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं शुरू करूँ एक करके, पहले शिपिंग की अगर बात करूँ, शिपिंग डिपार्टमेंट बहुत अहम माना जाता है, हालांकि उसकी चर्चा उतनी ज़्यादा नहीं होती है। किस तरीके के चैलेंजेस आप देखते हैं यहाँ पर? शिपिंग डिपार्टमेंट एक बड़ा पोर्टफोलियो है और हिंदुस्तान में 7000 किलोमीटर कोस्टल है और 7000 किलोमीटर हमारा जो समुद्रीय तट है उसका हम इस्तेमाल कैसे करें। हमारे पास भौगोलिक भी सुविधा है। हमारे पास गल्फ ऑफ कैम्बे है। गल्फ ऑफ कैम्बे इट इज़ इन गुजरात। तो मैंने देखा, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ जब ड्राफ्ट टाइड होती है तो 12-14 किलोमीटर वाटर अप हो जाता है, और फिर जब टाइड डाउन हो जाती है तो वाटर समुद्र तट से दूर चला जाता है। वैसा भौगोलिक स्थान होने के वजह से वहाँ शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। शिप विश्व के सबसे बड़े बड़े शिप जब टाइड होती है तो कोस्ट तक आ जाता है, कोस्टल तक पहुँच जाता है, उसको लाया जाता है। तो उससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से डेवलप हुई है। मेरे मन में चलता है कि विश्व में जो नेवी है उसका शिप, उसको ब्रेकिंग के लिए जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पास ऐसा शिप ब्रेकिंग यार्ड है कि उसको वहाँ ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रीन यार्ड है, उसमें सब हैजार्डस वेस्ट रिमूवल सिस्टम लगी होती है। तो हमारे हिंदुस्तान के शिप ब्रेकिंग यार्ड है उसमें वो सिस्टम क्यों नहीं अप्लाई करें। और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है कि विश्व की जो नेवी की शिप है वो सब वहाँ ही शिप ब्रेकिंग के लिए जाती है, वेटिंग में रहती है। तो वो शिप हमारे यहाँ आए तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। हमारे यहाँ उसमें से जो स्टील मिलेगा, इम्पोर्टेंट बात है, आज भी नाउ एंड टुडे हिंदुस्तान में कुल जो स्टील की रिक्वायरमेंट है उसमें से 8% रिक्वायरमेंट हमें शिप ब्रेकिंग से मिलती है। और शिप ब्रेकिंग से जो मिलती है वो ग्रीन होती है, क्योंकि उसमें 1 टन स्टील के लिए आपको 25 टन कोयला जलाना पड़ता है। तो वैसे ही मिलती है, उसका हम लाभ क्यों न लें। इसलिए शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज जो विश्व के सबसे बड़ा शिप यार्ड में से एक शिप ब्रेकिंग यार्ड हमारे हिंदुस्तान में है ही। वैसे जो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में है वो शिप ब्रेकिंग यार्ड को बढ़ाकर, शिप ब्रेकिंग यार्ड जो गुजरात में अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड है उसको मॉडलाइज करके विश्व को शिप ब्रेकिंग के लिए हम क्यों यहाँ आमंत्रित ना करें। वैसी यानी कि शिप ब्रेकिंग में आप एक नए मुकाम को हासिल करवाना चाहते हैं। चौक्कस। मैं दूसरे उसमें आता हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत ही अहम डिपार्टमेंट, चर्चा भी है और आम आदमी इसके साथ सीधे जुड़ा हुआ है। पहला एक विवाद जो खड़ा हुआ ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए पॉल्यूशन को कम करने को लेकर, और दूसरा लोगों की सुरक्षा को लेकर, यानी कि एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो, रोड सेफ्टी बढ़े। उस दिशा में आप कैसे देखते हैं? हमारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था कि रास्ता है तो गति है, गति है तो प्रगति है। जो आपको प्रगति करनी है तो आपको आपको रोड को बेहतर करना चाहिए। हिंदुस्तान में कुल मिला के 52,000 रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट रोड है, हाईवे है। उसमें से
1,03,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हमने तय किया है कि हमें अगले 5 साल में, हमारी सरकार जब आई थी तब तय किया था कि 5 साल में हमें और 1 लाख नेशनल हाईवे को बढ़ाना है। मतलब कि इसका वॉल्यूम कुल मिला के 70 ईयर्स में 1 लाख हुआ था, हमें 5 साल में और 1 लाख को जोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश के एक भाग के रूप में आज हमने 42,000 किलोमीटर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और शायद 12-14 हज़ार किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम अभी स्टार्ट है, शुरू भी हो चुका है। पर डे हम 19 किलोमीटर रोड लास्ट ईयर में बनाए हैं, नेशनल हाईवे हमने बनाए हैं। वो रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे तो उससे भी हम ज़्यादा अचीव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता को स्ट्रेंथन करना। दूसरा आपने कहा सेफ्टी, इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसलिए ही रोड की सेफ्टी कैसे बढ़े, क्योंकि रोड पर चलने वाले ज़्यादातर कौन होते हैं, व्हीकल चलाने वाले ज़्यादातर कौन होते हैं, युवा लोग होते हैं। 2 व्हील पर निकलने वाले कौन होते हैं, मोटर, खास तौर पे युवा होते हैं, जिसकी जिम्मेवारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेवारी उसके पास होती है। तो रोड सेफ्टी के लिए हमने काम करना तय किया है। कैसे हम ऐसा रोड बनाए, उसका जो रिवाइडिंग है ऐसा करें जैसे कि जब रोड में, शुरू रोड में कोई अंदर ना आ सके, जो रोड पर चलते हैं उसको बार बार उसको इंडिकेशन हो, जैसे कि रास्ता में यहाँ टर्न है, यहाँ यू टर्न है, यहाँ सब उसको अच्छी तरह से मिले। और जीपीएस सिस्टम के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए, ये सब मॉडर्न सिस्टम। हमारे सीनियर मिनिस्टर गडकरी जी थोड़े दिन पहले अमेरिका भी गए थे और विश्व का प्रवास करते हुए वहाँ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। साथ साथ में रोड के दोनों साइड अभी एक डीपीआर का हम पार्ट ऐसा बनाए कि दोनों साइड अच्छी तरह से ग्रीनरी भी हो, वृक्ष भी हो, प्लांटेशन भी हो, और प्लांटेशन को अच्छी तरह से उसको रखा जाए, वो भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट बने। वैसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि अगले दिन एक हिंदुस्तान को वैसे ही योजनाओं को इंजाम देते देते हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान को देंगे। क्योंकि एक बड़ा मसला हिंदुस्तान में रहा है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ देश में आबादी बढ़ी है उस लिहाज से सड़कों पर एक्सीडेंट्स की मात्रा भी बढ़ गई है। कई अहम कानून बने हैं इससे पहले भी, और आपकी सरकार एक नए कानून को ला रही, संशोधन जो कर रही है। मैं समझना चाहूँगा कि उसमें जो मुख्य प्रावधान है, जो पनिशमेंट है या जो फ़ाइन है, उसको कई गुना बढ़ाया गया है। क्या आपको ये लगता है कि पनिशमेंट बढ़ाने से या पनिशमेंट फियर से हम रोड सेफ्टी को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, या फिर कुछ दूसरे रीज़न हमें सोचने होंगे? आपकी बात सही है, पनिशमेंट भी होना चाहिए। पनिशमेंट इतना भी ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए, लोगों को ज़्यादा कठिन लगे, लेकिन पनिशमेंट से अवेयरनेस होती है। दूसरा हमने जोर दिया है पब्लिक को अवेयरनेस हम कैसे करें, अवेयरनेस को एजुकेशन का पार्ट कैसे बनाए। वैसा करके हम पब्लिक को ही ऐसे इंसिस्ट करें कि वो स्वयं अपना ख्याल रखेंगे। कानून तो था ही, कानून को हम मॉडिफाई भी करेंगे, लेकिन कानून को मॉडिफाई करने से एक आधार अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे आप उसको ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा तभी नियंत्रित होगा जब सेल्फ व्यक्ति पोते अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे। इसलिए हेलमेट का मामला है तो हेलमेट के लिए, मैं जब गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो हेलमेट कंपलसरी हुआ तो पब्लिक ने बहुत रैली निकाली थी, जुलूस निकाले थे कि एक कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने अवेयरनेस किया कि एक साल में कितने लोग मरते हैं, कितने युवा लोग का जीवन पूरा हो जाता है, उसका परिवार को उसकी कितनी इफ़ेक्ट होती है। धीरे धीरे थोड़ा सा हमें मुश्किल भी लगा, लेकिन बाद में सब लोग हेलमेट पहनने लगे। यहाँ भी ऐसा हो चुका है, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ। तो वैसे ही 4 व्हील वाहन लेके नशा करके चलाने वाले के लिए अलग प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो नशा करते हैं उससे, और जो बेफिक्र से चलाने वाले के लिए अलग प्रावधान होने, और एक्सीडेंट होना एक बात है, बेफिक्र चलाना और नियम को तोड़ के करना, पी के चलाना, वो दूसरी बात है। तो उसके लिए अलग अलग उसको सजा होनी चाहिए। वैसा प्रावधान अगले दिन आ रहा है। क्योंकि एक जो बड़ी आशंका है, एक्सपर्ट मानते हैं मंडाविया साहब, कि जब भी आप किसी भी पनिशमेंट को, ख़ासतौर पर अगर मॉनिटरी पनिशमेंट को आप बढ़ाते हैं, तो वो करप्शन को बढ़ाने का काम करता है। वो डिटरेंट उतना मजबूत नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इसलिए ही आपने बहुत सही कहा है
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस पर हम जितना खर्च करें उतना आपका और पोजीशन का कानून को फॉलो करने की शक्यता बढ़ेगी। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से हमें भरोसा है कि हम चौक्कस एक्सीडेंट का स्कोर डाउन करेंगे और डाउन करने की कोशिश भी करेंगे। और इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है कि एनजीटी ने एनसीआर या कुछ शहरों में 2000 सीसी से ज़्यादा के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा था। इससे भी जो मैं कहूँ कि आपकी जो मिनिस्ट्री है वो कहीं सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि कई सारी कंपनियां ये कहती हैं कि इससे निवेश को एक बड़ा खतरा होगा। कैसे इसे आप रिजॉल्व करेंगे? समय समय पर ये समस्या आएगी और उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही निकलता रहेगा। कोई सरकार को तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही होगा, तो जो एक्शन लिया था उसके सामने कोई रिएक्ट भी करेंगे, लेकिन साथ में बेस के क्या करना चाहिए हम उससे ही पूछेंगे कि क्या आप समाधान देना चाहते हो। पोल्यूशन घटाना है, पोल्यूशन कम करना है, तो सभी का प्रश्न है, नहीं केवल मिनिस्ट्री का प्रश्न है, नहीं केवल कोई गवर्नमेंट का प्रश्न है, नहीं केवल पब्लिक का प्रश्न है, तो सामूहिक प्रश्न है। सब लोग उसमें तो एग्री है ही कि आप पोल्यूशन कम करो। तो पोल्यूशन कम करने के लिए हम उसको भी पूछेंगे कि क्या आपका सुझाव है। सही सुझाव मिलने से रास्ता बदल भी सकते हैं कि ना, उनके अलावा वो ऑप्शन ठीक है तो ऑप्शन हम अवश्य एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन पोल्यूशन घटाना ही घटाना चाहिए। नहीं घटेगा तो स्वास्थ्य पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने और खासकर कुछ विरोधियों ने आरोप लगाया आपकी सरकार पर कि मल्टीनेशनल कार कंपनियों की दबाव में सरकार कुछ बीच के रास्ते को तलाशने की कोशिश कर रही है ताकि उन कंपनियों को यहाँ पर बाजार कब्जा बरकरार रहे। ये जो हमारे पर इंजाम लगाने वाले लोग तो लगाते रहते हैं। सच ये है कि ये कंपनियां हमारे पास इसलिए आई है कि हमने आज तक एलेनियम के अंतर्गत शायद 900 मेडिसिन को हमने प्राइस कंट्रोल में ले लिया है। उसमें से 400 साढ़े 400 मेडिसिन तो आइडेंटिफाई कर लिया है हमने, उसकी प्राइस कंट्रोल हो चुकी है। और मेडिसिन जो है उसका प्राइस कंट्रोल की सिस्टम प्रोसेस चल रही है। तो अगले दिन हम मेडिसिन का प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम कंट्रोल करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी का काम होगा या गरीब लोगों का काम होगा, आम जनता का काम होगा। हम गरीब, किसान, युवा और गांव के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम कभी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई और कंपनी के लिए नहीं, जनता के लिए हम जब काम करने निकले हैं तो हमारा एक्शन के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि एक्शन कैसा है। तो एक्शन तो गरीब की ओर है, आम जनता की तरफ है। जिसको इंजाम तो पॉलिटिकल इंजाम तो लगा सकते हो, लगाते रहते हैं। देश में ये तो उन्होंने नहीं किया था। सालों तक शासन चलाने वाले हमारे पर जो आक्षेप करते हैं, उन्होंने क्या किया था, हमने तो करके बताया है। क्योंकि माने साहब ये आप मानेंगे, कड़वी सच्चाई है देश में पिछले 60 साल में हमने देखा है और हाल के दिनों में कि दवाओं के दाम आसमान पर हैं। किसी एक दवा का वही फॉर्मूला आपको 1 से 3 रुपए में मिलता है और वही फॉर्मूला 100 या 200 रुपए में बिकता है। सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? क्योंकि भारत की जनता जिसकी आय बेहद कम है, एक बड़े हिस्से है, वो उस महंगी दवा के साथ ज़िंदगी को कैसे जिएगी? उसमें 2 पहलू है, एक जेनरिक मेडिसिन और एक ब्रांडेड मेडिसिन। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया है कि देश में दवा की कमी से, दवा का अभाव से कोई व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए, उसको मेडिसिन उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए सारे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत 3000 स्टॉल 1 वर्ष में खोलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उसके पर हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में उसमें से 400 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। हम प्रायोरिटी से काम कर रहे हैं कि हम 3000 जन औषधि केंद्र खोलें। उसमें तय किया गया है कि जो मेडिसिन का रेट है, मार्केट रेट है, उसमें से मिनिमम 50%, 50% कम प्राइसेस में और मैक्सिमम 90% प्राइसेस में, 50% से 90% रेट में हम गरीब परिवार को, आवश्यक ज़रूरियातमंद मरीज को हम मेडिसिन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए गरीब लोग दवा का दाम जो ब्रांडेड मेडिसिन है जो बढ़ाए, उसका भी हमने एक तय किया है। उसका भी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार 1 साल में 10% से ज़्यादा प्लस नहीं कर सकते, वही हमने उसको वैसे ही कंट्रोल किया है।
वैसा करके गरीब जनता को मेडिसिन मिले और सस्ती मेडिसिन मिले, जेनरिक मेडिसिन मिले। समझ लो कि डायबिटीज़ है तो बहुत से लोग डायबिटीज़ से पेशेंट है तो उसको मेडिसिन मिलनी चाहिए, जेनरिक मेडिसिन मिले। पैरासीटामोल जेनरिक मेडिसिन है, बीपी की मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन एकदम सस्ता रेट में गरीब परिवार को, जो पेशेंट को मिले, ऐसी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से की है। लेकिन क्योंकि इसमें एक राज्यों की बड़ी हिस्सेदारी होगी, उनके सहयोग की ज़रूरत होगी, किस तरीके से राज्यों के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और राज्यों से कितना सहयोग मिल रहा है इस पर? उसमें हमने राज्यों के साथ सहयोग बनाने के लिए बार बार उनके साथ मीटिंग की है। राज्य हमको सहयोग करने के लिए तैयार भी है। थोड़ा सा उसको अवेयरनेस बढ़ानी है, उसके साथ बातचीत करके, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में आना है ना, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आपकी सस्ती इतना दाम में मेडिसिन मिलेगी तो वो भी थोड़ा सा कंपटीशन करेंगे तो वो भी थोड़ा सा डाउन आएंगे। वैसी औषधालय चलाने वाले को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उसमें भी हमारा अनुभव के आधार पर हम उसको चेंजेस भी, उसके रूल्स को भी चेंजेस कर रहे हैं। वैसा करके वो सस्टेन कैसे बने, इसके लिए हमने उसको जो वो मेडिसिन की बिक्री होती है उसके आधार पर हम उसको 2,50,000 की रकम तक उसको हर मंथ सपोर्ट भी करते हैं। और जो गवर्नमेंट कोई एजेंसी चलाए तो उसको हम 2,50,000 रुपीज़ एडवांस देते हैं, जैसे कि वो अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके और वहाँ से वो मेडिसिन जन औषधि केंद्र चला सके। इसलिए जो ही संभव हो वो हम कर रहे हैं। राज्य भी हमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के माध्यम से ही हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, माननीय सांसद है और लोकल गवर्नमेंट में चुने हुए लोक प्रतिनिधि है, उसके साथ भी हम डायलॉग करने वाले हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करो, हम आपको सहयोग करेंगे। और कैसे शुरू करना है, क्या क्या लाभ है, प्राइस, मेडिसिन की प्राइस कितनी डिफरेंस है, सब हम उसको भी बताएंगे और वो काम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तर्कश में कुछ और अहम सवाल, बात मंडियावा साहब के गृह राज्य गुजरात की भी होगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मंडाविया जी। देव जी, अब मैं गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात खासा चर्चा में इन दिनों, एक राजनीतिक तौर पर और दूसरे कुछ दलितों पर हमलों को लेकर। क्यों? स्थिति ऐसी है, गुजरात के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऑल पार्टी का बिहेवियर गुजरात के साथ हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए गुजरात ने डेवलपमेंट किया तो क्या हमने कुछ गलत किया? गुजरात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो क्या गलत बात है? गुजरात में सामाजिक सौहार्द था तो क्या गलत था? भी 15-17 साल से एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगी थी, वैसा एक शांति से व्यापारिक तौर पर जीने वाला एक राज्य है, हो राज्य के साथ, उसके साथ जो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के मीडिया के माध्यम से गुजरात की शांति को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश हुई है और गुजरात का नाम लेके जो व्यवहार हुआ है, नेगेटिव बात होती रहती है, मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक माहौल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा करते हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमने विकास किया, क्या गलती की है? हमने गुजरात को, नरेंद्र मोदी ने गुजरात को आगे बढ़ाया, एक मॉडल स्टेट के रूप में सारे देश में पेश किया। यहाँ बोलने वाले लोग की भी कमेटी वहाँ आती है, यहाँ बोलने वाले लोगों ने भी गुजरात देखा है, कैसा देखा है वो सच बताए। गुजरात ने जो किया है उसमें से सभी राज्यों ने प्रेरणा लेके हमने वाटर रिसोर्सेज के लिए किया है। लेकिन गुजरात में जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ दलितों पर हमले को लेकर, वो भी तो एक कड़वी सच्चाई है मंडावी साहब, उससे कैसे बात सही है। जो घटना घटी तो हमने क्या उसको सपोर्ट किया? दलितों के साथ अत्याचार जिन्होंने किया, हमारी सरकार यहाँ घटना बनी 11 तारीख को, 11 तारीख को हमारे वहाँ के 12 तारीख को हमारे लोकल मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए, तुरंत ही गवर्नमेंट की सभी एजेंसी वहाँ पहुँच गई।
उसके सामने एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत ही उसकी धरपकड़ की गई। राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच गए, सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर कहा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, जिन्होंने ये किया है उनके सामने कठोर कार्यवाही की जाएगी और उनके सामने तुरंत ही एक्शन लिया गया। 18 तारीख को पार्लियामेंट में ये विषय, 19 तारीख को पार्लियामेंट में विषय आया। विषय तब आया जब वहाँ सब प्रोसेस हो चुकी थी, लेकिन पॉलिटिकल कारण से वो इश्यू यहाँ उठाया गया, उसके लाभ में नहीं। हम और हमारी पार्टी, मैं और हमारी सरकार पहले कह चुकी है कि हम दलित परिवार के साथ हैं। उसके साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है उसको हम कड़क से कड़क कार्यवाही करेंगे उनके सामने। और इसलिए ही तुरंत ही सीबीआई उसको सीआईडी क्राइम को इंक्वायरी दी गई और 60 डे में उसका रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया। वैसा कभी नहीं हुआ था जैसा हमने गुजरात सरकार ने एक्शन लिया। घटना होती है, हम उसमें तब कसूरवार होते हैं जब हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जिन्होंने अपने स्टेट में कुछ नहीं किया, अपनी सरकार चलती हुई कुछ एक्शन नहीं लिया, वो लोग हमको ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि कर्नाटक में एक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने सुसाइड किया। नोट में लिखा कि गृह मंत्री जी का प्रेशर से मैंने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखा और बाद में उनकी गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो गुजरात में ये दलित परिवार के घर पर गए, सांत्वना दी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहाँ भी जाना चाहिए था ना। अरे भाई, थोड़े समय पहले उड़ीसा में 5 दलित परिवार की हत्या हो गई, वहां भी जाना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि बराबर से उसको नहीं तोला जाता, देखा नहीं जाता है, बराबर से नहीं तोला जाता। लेकिन इसमें एक बात अवश्य मानता हूं, गुजरात के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, नहीं होना चाहिए। गुजरात की जनता के पर ये लोग वैसा करके गुजरात की शांति को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस घटना के बाद बीजेपी को बिगड़ते माहौल के चलते अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? क्या यही वजह थी? मुख्यमंत्री को बदलना नहीं बदलना एक हमारी पार्टी की प्रोसेस है और श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने स्वयं अपना इस्तीफा दिया था और कहा था कि मेरी वैकल्पिक व्यवस्था करो। उसको उसका कहने से पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया है। ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये कोई घटना की वजह से उसका रेजिग्नेशन नहीं हुआ है। उनका स्वयं का निर्णय था। उन्होंने कहा था, सार्वजनिक तौर पर भी कहा कि मैं 75 की हो रही हूँ और गुजरात में 2 महीने के बाद मेरा 75 पूरा हो रहा है, बाद में मैं रेजिग्नेशन दूँ। उसके पहले मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगले दिसंबर में 2017 दिसंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो नया मुख्यमंत्री को अपॉर्चुनिटी मिले, तक मिले कि वो अच्छी तरह से काम कर सके। क्योंकि कुछ लोग ये कहते लगे कि पहले पाटीदार जो समाज की ओर से आंदोलन हुआ और उसके बाद दलितों का मसला, ये 2 ऐसे मसले थे जिससे राजनीतिक नुकसान की गुंजाइश थी, इसलिए बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया और अपने मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया। ये तो वो लोग कहते हैं जो अब एजेंडा वही तय करते हैं और वही इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग ऐसा कहते रहेंगे। लेकिन हमारा तो, मेरी पार्टी की एक क्लैरिटी है और गुजरात में जो ऐसा होता हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन देना पड़ा, ऐसा होता हुआ तो कोई ने रेक भी किया होगा। आपने देखा, उन्होंने रेजिग्नेशन किया, पार्टी ने नया नेता तय किया, नया नेता का शपथ हो गया, मंत्रिमंडल भी फॉर्म हो गया और सरकार अच्छी तरह से काम भी करने लगी। नेव साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तर्कश के आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।